स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वास्तव में ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम साइंस का क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, वो किसकी, 10th क्लास के साइंस के नोट्स के बारे में। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्रोम ब्राउजर में एक्सेलेंट शिक्षा सर्च कीजिए और सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ टाइप की मिल जाएगी। आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर साइंस ओपन कीजिएगा और यहां पर आप अपने सारे के सारे चैप्टर देख सकते हैं। आपको जो भी चाहिए यहां पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर पूरे के पूरे चैप्टर लिस्ट कर रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब चैप्टर, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कुछ दे रखा है। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, आप लोग हमारे YouTube चैनल में जाएं और जाने के बाद यहां पर आप लोग है ना प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट को बुकमार्क कीजिए। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो इस प्लेलिस्ट में आपको यहां पर ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, साइंस की प्लेलिस्ट ओपन करिए और यहां पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने अभी एक ही वीडियो अपलोड की है, वो भी सिलेबस की। आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में आपको यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे अच्छे से, मतलब एक एक चीज को आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टारगेट की तरफ चलते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा साइंस में 90 प्लस का। आपको 90 प्लस मार्क्स हम यहाँ पर दिलाकर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, जो आपको समझाना है हम यहाँ पर ये ओपन करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है और नंबर अच्छे लाने हैं, मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं, अगर साइंस में आपको क्या करना है, नंबर अच्छे लाने हैं, तो आपके दो पोर्शन रहेंगे। एक तो 70 नंबर का यानी पेपर, एक आपका 30 नंबर का यानी प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल भी आपका दो चीजों पर डिपेंड रहेगा, एक आपका स्कूल के टेस्ट, ठीक है, और एक आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखो मैं आज तक के अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहता हूं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस किस में, टेस्ट में और पेपर वाले पोर्शन में अच्छी है ना, आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट को अच्छे से दे रहे हैं, जितने हाफ ईयरली एग्जाम, मंथली एग्जाम, सब कुछ अच्छे से, मतलब पेपर में आप अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो समझो आपके प्रैक्टिकल के नंबर कोई भी बंदा, कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल का अध्यापक आपके नंबर 30 से कम नहीं देगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस पेपर में ही खराब है, आप इसमें ही फेल हो रहे हैं बार बार, तो इसमें आपके क्या करेगा, 30 में से 27, 26, 25 ऐसे करके मार्क्स रख देगा। तो मेनली मैं आपको क्या फोकस करने के लिए बोल रहा हूं कि आप लोग अपने पेपर की और टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छे से कमांड रखिए, पकड़ रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये नोट्स मैंने पहले ही वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं, ये सब हैंड रिटन है, मैंने इनको एक्सपीरियंस के बेस पर अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, कोई भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। चलते हैं, तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। यहां पर बताएंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अभिकारक व उत्पाद क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, मतलब आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और नहीं है। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखना, मतलब आप उसको कैसे लिखेंगे, और शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण में क्या अंतर होता है, शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं और सूत्र समीकरण हमारी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। इस पार्ट से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका आया है और वो मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने देखा है वो है संतुलित समीकरण बनाना, और वो क्वेश्चन भी मैं यहां पर आपके सामने रखा हूं, उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है और उसको संतुलित कैसे करेंगे, वो भी मैंने इस पार्ट में आपको बताने के लिए रखा है। चलते हैं आगे। तो हमारी पहली हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है भाई, अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। देखो एक चीज को समझो, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नीशियम लिया और मैंने इसमें ऑक्सीजन मिलाई। ठीक है, और हमारे पास जो बनेगा वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैग्नीशियम को जब बैलेंस करेंगे, देखो यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो इधर ऑक्सीजन कितनी करनी पड़ेगी, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पे भी आपका 2 हो जाएगा। तो ये एक अभिक्रिया है, ये आपकी क्या है, एक अभिक्रिया है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जब भी किसी प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के
किसी एक नए उत्पाद या एक से अधिक नए उत्पाद का क्या करते हो, निर्माण करते हो, किसी पदार्थ का निर्माण करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो समझो, आराम से समझो, जब एक या एक मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या एक से अधिक पदार्थ टूटकर, क्योंकि बहुत जगह आपको टूटने वाले भी मिलेंगे, ठीक है, वो टूटकर मतलब या फिर क्या करेंगे, गुणधर्मों के साथ परिवर्तन करके कुछ नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया आपका, कुछ नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आती है अभिकारक और उत्पाद की। देखो, जो आपको मिला है, जो आपको मतलब बाद में मिला है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको, उत्पाद। और जो शुरू में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये आपके क्या है भाई, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, जो मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। एक बनाए चाहे दो बनाए, बहुत जगह आपको ऐसी अभिक्रिया मिलेगी कि वो टूट करके पदार्थ बनाएगी। मतलब एक पदार्थ लिया, वो दो तीन पार्ट में टूट करके आपको मिला करके पदार्थ दे देगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। परिभाषा 1 नंबर में पूछी जाती है रासायनिक अभिक्रिया की, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ टूट करके या फिर आपस में जुड़ करके निर्माण करके कोई नया पदार्थ बनाता हो, या कैसे बोलेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आप दूध देखते हो, दूध से क्या बनता है, दही बनती है। क्या बनती है, दही बनती है। क्या बनती है, दही। तो दूध से दही बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इधर आपका एक पदार्थ था, इधर भी एक पदार्थ है, इसके सारे के सारे गुण बदल जाएंगे। आपने देखोगे तो गुण बदल रहे हैं और नए पदार्थ बन रहे हैं, तब भी आपकी क्या होगी, अभिक्रिया होगी। क्लियर। तो मैंने बता दिया आपको अभिकारक कौन से होते हैं, जो जुड़ करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो सब आपके अभिकारक होंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। अगली हमारे पास हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। आपको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या बन सकता है, इसमें पहली बात हो सकती है भाई गैस निकल सकती है। इसमें क्या हो सकता है भाई, गैस निकलना। बहुत सारी अभिक्रिया आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें से क्या होगा, गैस निकलेगी, और ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, अवक्षेप का बनना। मतलब क्या होगा कि कुछ पदार्थ आपने जला दिए तो अवक्षेप मतलब बाद में कुछ ना कुछ पदार्थ बचेगा कि नहीं, अवक्षेप का बनना। यह भी हमारे पास एक क्या है, अभिक्रिया का लक्षण है। उसके बाद आगे चलते हैं। और क्या हो सकता है भाई, रंग में परिवर्तन। कहीं कहीं बार आपको क्या मिलेगा, रंग परिवर्तन भी आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा। बहुत बार हम क्या करते हैं भाई, लाल रंग लिया, कोई दूसरा हरा रंग ले लिया, आपस में मिक्स कर दिए, कोई नया तीसरा रंग बन गया। ये भी आपका क्या है, एक अभिक्रिया है। आगे चलते हैं। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, और हो सकता है भाई ताप में परिवर्तन। कभी कभी आपका क्या हो जाएगा, एकदम से टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा, ताप परिवर्तन। ये भी आपको देखने को मिले। जैसे मैं बोलता हूं कि आप सोडियम लो Na, उसको आप H2O यानी जल में मिला दो, तो बहुत धमाके के साथ परिवर्तन होगा कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा एकदम से। तो ये भी आपका क्या है, टेम्परेचर जो बढ़ेगा, ये भी आपका क्या है भाई, ये भी आपका एक क्या है भाई, परिवर्तन है। आगे चलते हैं। और अगला जो हमारे पास है वो है अवस्था में परिवर्तन। बहुत बार आपको अवस्था चेंज मिल जाएगा। अवस्था मतलब पहले क्या था भाई, द्रव था। जैसे दूध का देख लो, पहले दूध क्या था भाई, द्रव होगा, बाद में दही बनेगी। दही आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ठोस होती है, मतलब ज्यादा द्रव नहीं होती है, थोड़ी सी क्या होती है, ठोस होती है। तो ये भी आपका क्या है, परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन है, ठीक है। ये भी आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ये लक्षण देख रहे हैं तो समझो आपका क्या है भाई, एक अभिक्रिया हुई है और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको ये सारे के सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन आपका बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण बताइए, तो आप ये सारे के सारे लक्षण एक्सप्लेन कर देंगे। रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो इससे ऊपर जो बताया वो परिभाषित कर देंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक जो होते हैं ना, वो मैंने अभी बताया, जो आपके इधर होते हैं और जो आपको प्रोडक्ट इधर ला करके देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये आपके अभिकारक, ये आपका क्या है, उत्पाद है। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। देखो यहां पर हमारे पास है ना एक अच्छी चीज है, अगर हमारे पास कुछ घटना घट रही है और हम उसको किसी दूसरे को बताना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, तो हम उसको दो तरीके से बता सकते हैं। अभिक्रिया को हम कितने तरीके से, दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम शब्द समीकरण बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। एक हमारे पास आ जाएगा सूत्र समीकरण। क्या आ जाएगा, सूत्र समीकरण। अभी मैं आपको दोनों की चीज बताऊंगा। देखो मान लो अभी मैंने एक आपके सामने एक रिएक्शन ली थी, वो मैंने क्या लिया था कि मैग्नीशियम आपने लिया
ऑक्सीजन मिलाई तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे कि मैग्नीशियम, ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन, पूरा का पूरा लिखा, फिर मैंने यहां पर ऐसे करके लिखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये जो हो गई ये आपकी हो गई शब्द समीकरण। कौन सी हो गई? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब है इस समीकरण में आप लोग है ना क्या करेंगे, शब्द को तत्वों के नाम पूरे पूरे लिख देंगे। लेकिन सूत्र समीकरण में हम क्या करेंगे, इसमें हम मैग्नीशियम का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? मैग्नीशियम का सूत्र लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का सूत्र लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा उसका सूत्र लिख देंगे। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 2 से इधर हो जाएगी। तो ये आपका क्या है? सूत्र समीकरण। तो सूत्र समीकरण के लिए आप लोगों को हर तत्व का एक सूत्र निर्धारित किया गया है, उसको याद करना पड़ेगा। और उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो समझो आपकी केमिस्ट्री बहुत जल्दी से मतलब समाप्त हो जाएगी। इसमें बस सूत्र का ही खेल है, सूत्र आप याद करते जाएंगे। वैसे एक्सपीरियंस से जल्दी याद होता है। ये मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी मतलब याद करते जाएंगे तो आपकी याद होते चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सूत्र समीकरण में आप सूत्र लिख देते हैं, शब्द समीकरण में ऐसे ही जैसे शब्द का नाम होता है वैसे उसको लिख देते हैं। तत्वों का नाम जो भी होता है उसको क्या लिख देते हैं? शब्द में बना करके लिख देते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसको आप ज्यादा महत्व देते हैं, तो मैं बताता हूं आप लोगों को, शब्द समीकरण को हम ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देते क्योंकि ये लेंथी होता है लिखने में और इसमें हम कुछ भी संभावनाएं नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सूत्र समीकरण में हम बहुत सारी संभावनाएं लगा सकते हैं। जैसे यहां पर आपने 2 लगाया तो इसका मतलब 2 मोल मैग्नीशियम के लिए गए, 1 मोल ऑक्सीजन का लिया गया है, तो 2 मोल मैग्नीशियम के ऑक्साइड के बनते हैं। तो ये चीज भी आप लोग यहां से सूत्र समीकरण से बहुत सारी चीजें यहां से एक्सप्लेन हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों को यह समझना है कि सूत्र समीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित समीकरण का बनाना। आप कैसे संतुलित समीकरण बनाएंगे? देखो, जब भी आप संतुलित समीकरण बनाएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संतुलित समीकरण क्या होती है। आप ऐसे मानिए कि ये एक तराजू है, ये क्या है भाई? एक तराजू है। मैं आपको आपके सामने थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो तराजू को आप यहां पर क्या करेंगे भाई? बीच से पकड़ के बराबर तोलेंगे ना, कि ये भी बराबर हो ये भी बराबर हो, तभी तो ये इक्वल दिखाएगी। तभी तो इक्वल दिखाएगी कि नहीं? मतलब आपने इधर क्या किया, इधर आपने 1 किलो का मटेरियल लगाया तो इधर भी आपको रिजल्ट कितना मिलना चाहिए? 1 किलो का मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम संतुलित मतलब क्या बोलते हैं? संतुलित अवस्था, मतलब दोनों इक्वल हैं। क्लियर? तो अब यही कंडीशन हमारे पास केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया में भी लगती है। कैसे लगती है? ऐसे समझिए, आपने क्या किया, आपने कोई एक पदार्थ ए लिया और एक पदार्थ आपने बी लिया। ठीक है, आपने दोनों से ए बी बना लिया। क्या बना लिया? ए बी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपने शरबत बनाने की एक समीकरण बनाई है। शरबत में आपने क्या क्या लिया है? यहां पर आपने 1 किलो चीनी ले लिया है। मान लो बहुत तगड़ा शरबत बना रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए, तो आपने क्या लिया? 1 किलो आपने यहाँ पर चीनी ले ली, और आपने यहाँ पे मान लो 2 लीटर होता है ना पानी, आप 2 किलोग्राम या 2 लीटर आप जैसे भी मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे, 2 किलोग्राम पानी ले लिया है। मैंने तोलने के हिसाब से लिया है, लीटर में आप पानी को नाप सकते हैं, किलोग्राम में भी नाप सकते हैं। तोल के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं मिश्रण की बात कर रहा हूं। तो टोटल आपका कितना हो गया? 3 किलोग्राम। तो जो आपका शरबत बनेगा वो आपका कितना बनेगा? 3 किलोग्राम शरबत बनेगा। कितना बनेगा? 3 किलोग्राम। यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि पानी तो लीटर में ही नपता है। आप किसी बाउल में, बर्तन में भर करके उसको कांटे पर धर के किलो में भी तोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से तोल सकते हैं, लीटर में भी और किलोग्राम में। मैं तो फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं? किलोग्राम की। तो ये एक देसी एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर टोटल शरबत आपका कितना बनेगा भाई? 3 किलोग्राम। तो ये है संतुलित समीकरण। क्या है ये? संतुलित समीकरण। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है? अभिक्रिया को भी संतुलित करना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बार बार बता रहा हूं कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, कैसे बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड? ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया? मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये संतुलित समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर मैग्नीशियम कितना है आपका? 1 है, तो ये तो संतुलित है। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो इधर कितना है आपका? 1। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। तो संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे? इधर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी कर देंगे? 2। तो मैंने 2 mgO कर दिया। लेकिन यहां पर अब मैग्नीशियम की क्वांटिटी बदल गई, यहां मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए। तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित समीकरण है। तो पेपर में क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में आपको या तो एक समीकरण देगा, कोई भी एक समीकरण दे देगा कि बोलेगा कि इसको संतुलित कर दो। क्या बोलेगा? इसको संतुलित कर दो। या फिर आपको पूछेगा भाई संतुलित समीकरण की परिभाषा बताइए, या फिर कोई अभिक्रिया देगा उसको संतुलित करने के लिए बोलेगा। ठीक है, या फिर कोई शब्द समीकरण दे देगा, बोलेगा इसको संतुलित करो। अभी मैं एक और एग्जांपल यहां पर बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ इसकी
मतलब कंडीशन देख लेते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। कंडीशन देख लेते हैं कि भाई आप इसको कैसे बनाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले अभिक्रिया का ढांचा तैयार करेंगे। वो आपको शब्द समीकरण देगा ना, मान लो आपको क्या बताया, उसने शब्द समीकरण बताया और शब्द समीकरण को बोल रहा है कि संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, ढांचा बनाएंगे समीकरण का। उसने बोला था कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो मैंने क्या किया, एक ढांचा बनाया। कैसे, मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया और इधर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने ये क्या बनाया भाई, ढांचा बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है भाई, ढांचा बनाना है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण में उपस्थित ऑक्सीजन के तत्वों को संतुलित करना है। उसके बाद किसको करना है, ऑक्सीजन के तत्वों को संतुलित करना है। देखो यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी आपको कितना करना पड़ेगा, 2, तो 2, ये आपका संतुलित हो जाएगी। तीसरी चीज पर चलते हैं। तीसरा आपको क्या ध्यान देना है, रासायनिक समीकरण में उपस्थित हाइड्रोजन के तत्वों को संतुलित कीजिए। इसके बाद ये हमें क्या करना है भाई, हाइड्रोजन जितने भी H है ना, उनको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चौथे पर चलते हैं। रासायनिक समीकरण में उपस्थित शेष तत्वों की संख्या को संतुलित करते हैं। उसके बाद जितने बचेंगे आपको शेष को क्या करना है भाई, संतुलित करना है। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको ये पता चल गए, ये आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो समझो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी आपकी क्लास में, आप उनको अच्छे से संतुलित कर सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत बार आपका आया है। इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। क्वेश्चन है कि Fe प्लस H2O और हमारे पास यहां पर बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। उसने बोला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। हमारा क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा गया है। तो आपको कैसे इसको संतुलित करना है, पहली बात आपको ढांचा पता होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट हम किस पर लेकर के चलेंगे, हमें ये याद होना चाहिए। पहले में क्या होना चाहिए, ढांचा, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन, और जितने बचेंगे शेष को हम क्या कर लेंगे भाई, बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ऑक्सीजन करना, क्योंकि ढांचा तो हमें पहले ही दे दिया ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप यहां पर देखिए। तो मैं पहले ही कंडीशन लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया। इधर कितनी ऑक्सीजन है भाई, 4 है। कितनी है भाई, 4। तो सबसे पहले इधर देखो आप, कितनी मतलब ऑक्सीजन है, 4 है ना। तो इधर आपको कितनी करनी पड़ेंगी, 4 करनी पड़ेंगी। तो इधर आप यहां पर क्या लगा देंगे, 4 लगाएंगे। तो आपकी पहली कंडीशन ये हो गई। तो यहां पर आपका Fe3O4 प्लस H2। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि ऑक्सीजन, पहले तो ढांचा हो गया, ढांचा छूट गया क्योंकि पहले बनाया। दूसरे पर ऑक्सीजन, तीसरे पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। तो हाइड्रोजन इधर कितनी है, 4 दूनी 8, कितनी है 8। तो इधर कितनी है 2, तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो यहां पर Fe प्लस 4H2O, इधर आपका कितना होगा Fe3O4 प्लस 4 दूनी 8, तो 4H2 आ जाएगा। तो हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। उसने बोला कि जितने भी शेष होंगे थर्ड पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में जितने भी शेष है ना, सबको बैलेंस कर दो। तो शेष को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इधर देखो, इधर हमारे पास Fe तो बचा है ना, Fe इधर कितना है भाई 3, तो आप 3 Fe ऐसे कर देंगे प्लस 4H2O कर देंगे, और यहां पर Fe3O4 बन जाएगा प्लस आपका 4H2। तो ये आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें आपका कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपका बच गया होगा। आप काउंट कर लो, आप इसमें कुछ भी काउंट कर लो तो सब आपके क्या हो गए, पूरे कंप्लीट। देखो Fe3 है तो इधर भी Fe3 है। ऑक्सीजन इधर 4 गुणा 4 है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4। इधर हाइड्रोजन 4 दूनी कितना है 8 है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। और अगर आपको वास्तव में ये समझ में आ गया होगा और इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सीधे वेबसाइट पर जाकर के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर सपोर्ट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।